हाउ द सनस्टोन कम्स इनटू पिक्चर? आप कैसे इंगेज करते हो? व्हाट्स द बिजनेस मॉडल? जब हमने सोचा कि हायर एजुकेशन में कुछ करना है कि हायर एजुकेशन में क्या करोगे, तो हायर एजुकेशन में एक सिंपल तरीका है कि यार बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जो है बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप बच्चे लीजिए और उनको बाहर से अच्छी चाहे कोडिंग स्किल्स चाहे मैनेजमेंट स्किल्स आप प्रोवाइड करिए, बच्चों की जॉब लग जाएगी। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस कि कॉलेजेस में मे बी ट्रेडिशनल माइंडसेट है या इस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते या फ्रिक्शन फ्रॉम टीपीओ ऑफिस? चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं यार। वन दैट बिकॉज वी आर ऑफलाइन, वी आर नॉट ऑनलाइन, Right. तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। दैट यू हैव टू मैनेज 200 फैकल्टीज इन 15 cities in 25 colleges. If we benchmark the students that you closely work with, say likes of IIM या मे बी IIT स्टूडेंट, तो क्या कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स डिफरेंट दिखते हैं आपको कि उनके साथ क्या चीज़ें डिफरेंटली करनी पड़ती हैं आपको टू ब्रिंग देम एट पार विद देयर पीयर ग्रुप? These are students जो IIT IIM नहीं निकाले हैं। फर्स्ट इज दैट कि एक तो इन लोगों को वो माइंडसेट में लेके आना कि यार यू कैन ऑल्सो अचीव समथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। सेकेंडली हम लोगों को एक जो हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं विच इज़ अराउंड द सॉफ्ट स्किल साइड ऑफ साइड। एंड फॉर दोज वाचिंग दिस वीडियोस एंड प्लानिंग टू स्टार्ट अप, हाउ इज अ फाउंडर्स लाइफ? कितनी हेक्टिक रहती है? इज इट 24/7 वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, नहीं रहता? Hi everyone, welcome to new episode of Growthcast podcast. Today I have with me Ashish Munjal, who is founder of Sunstone University and also a college senior from IMT. ये एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम टेक इंडस्ट्री को समझेंगे आप स्किलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। डू स्टे टिल द एंड। Hi Ashish, welcome to Growthcast podcast. First of all, thank you so much for taking out time. I'd like to start this podcast by understanding your career journey. So can you share in brief about it? Absolutely. First of all, thank you for having me here. It's a pleasure. And yeah, I come from a very like a typical middle income family group. Both my parents were working government jobs. I am the youngest of the three siblings, and did my schooling from a very rundown kind of a school in Meerut. And that's also one of the time when I realized and got access to the real on ground education of the country, because उस time पे मेरे स्कूल की फीस was 80 रुपये महीना. So you can imagine what kind of school would it be. And then I went into engineering college in Meerut itself. So तब तक हम अपने उस cocoon का ही पार्ट रहते थे कि मेरठ में है तो हम ही हैं बस. And after that I started preparing for CAT. That's Right. when my life changed, because I sort of used to come to Delhi every weekend for my coaching. तो पहली बार मैं मेरठ से वो बार बाहर निकला, दिल्ली के लोग देखे, हाउ पीपल थिंक एंड हाउ सॉर्ट ऑफ देयर ड्रीम्स आर मच मोर बिगर देन आर्स. And worked for 2 years. Then I was lucky enough to sort of got into a decently good MBA college, and that's where sort of this journey started, that I really want to do something good with my life. And funny enough that after IMT also I always had that notion that I knew that I'm a good guy. मैं अच्छा कर सकता हूँ corporate life में. Eventually I will become a CXO 15-20 years down the line. I never had planned to pursue entrepreneurship. तो मुझे ना उस टाइम पे भी लगता था यार जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इतना समझ में आता था कि डूइंग समथिंग ऑन योर ओन फ्रॉम स्क्रैच इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी. राइट. तो आई ऑलवेज यूज टू हैव दैट फीलिंग कि यार इतनी मेहनत करनी क्यों है. अच्छा कॉर्पोरेट में रहो, अर्न गुड सैलरीज, इवेंचुअली यू विल बिकम CEO. सो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर स्टार्टअप जर्नी इवेंचुअली तो कर ही लोगे इफ़ यू आर CEO. राइट. सो दैट वही था, दिमाग तो वही था. तो कॉलेज से डेलॉइट गए, डेलॉइट से बैंक ऑफ अमेरिका गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल दैट थिंग. And that's when after doing it for 3-4 years again, like 2 साल TCS, 4 साल यहाँ करने के बाद, that's when it struck me कि यार ये तो नहीं कर सकते जीवन में. And that's when I started exploring कि because you at point time you have lot of energy, Right. and you really want to make an impact. Right. तो आपको वो लगता है यार कॉर्पोरेट में मैं 20 साल ये करने के बाद अगर CEO बनता हूँ तब मेरी मौका आएगा मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करने का, तो दैट इज़ नॉट गुड इनफ. Right. So that's when I switched from Bank of America to Knowlarity, which was a startup based here in Gurgaon, and worked there for I think 1.5 year, primarily in the founder's office. एक और अच्छी बात ये थी कि फाउंडर्स ऑफिस में काम किया तो सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया. And after that I and a colleague of mine, Sameer, both of us decided to move out and start on our own. एंड फ़नी सॉर्ट ऑफ साइड जोक ऑन दैट कि जब तक मैं नोलैरिटी में था, सो तब मेरी शादी पक्की हो गई थी, और जब मेरी शादी हुई तब तक मैं नोलैरिटी छोड़ के स्टार्टअप फाउंडर बन चुका था. सो माई फादर इन लॉ गॉट पिस्ड विद दिस कि यार ये क्या है, तब तक तो सैलरी कमाता था, अब तो इसका पता नहीं है कमाएगा नहीं कमाएगा. बट ऑन अ सीरियस नोट, सो वहाँ से फिर क्राउन इट से वो स्टार्टअप जर्नी शुरू हुई.
And we did that for 4 years. In fact, Piyush, who is again one of my batchmate, he also joined very early in the founding team of Crownit. Crownit started as an online to offline deals platform. We used to give a lot of cashbacks, crowns to consumers who used to click picture of the bill. And eventually in late 2016, early 17, we decided to pivot and become a market research, mobile and market research company. Right. And that's when, after doing that for almost 1 year into the new model, that's when Piyush and I decided that we want to be more on the consumer side of things. So we planned our exit in a staggered manner. So I moved out 2018. June में Piyush moved out 3-4 months after that. After moving out of Crownit, one thing that I realized is that कि we done decently well in life. Corporate भी देख लिया, investment banking कर ली, consulting कर ली, startup कर लिया. Probably now is the time for me to really do what I always wanted to do, what I always liked. And probably ऐसा भी लगने लगा कि अब शायद थोड़ा सा wisdom आ गई है, बाल वाल सफ़ेद हो गए थे तब तक. तो then decided कि यार education में कुछ करते हैं, because it has been a long cherished dream. And then started evaluating a lot of models and everything. Then realized that if you really want to do something impactful in education, probably higher education is one such area. Largely because वहाँ पे outcomes आप quantify कर सकते हो, and you will truly end up changing career outcomes for people. Right. So वो मतलब K-12 में भी हो सकता है, बट हमें लगा कि हायर एजुकेशन में काफ़ी क्वान्टिफाइड करियर आउटकम्स आप क्रिएट कर सकते हो. सो दैट्स हाउ सनस्टोन केम इनटू एग्जिस्टेंस. गॉट इट. नहीं, आई थिंक आपकी बात काफ़ी एप्ट है. K-12 में ये होता है कि सामने वालों को पता है कि मैं फेल ही होऊंगा, सेलेक्टेड फ्यू हैं जो सेलेक्ट होकर आगे जाएंगे. यहाँ पे एटलीस्ट सामने इधर लगता है स्टूडेंट्स को कि यार अगर पोटेंशियल है, हमें मौका मिलेगा, वी विल डेफिनेटली सक्सीड. तो वहाँ रिजेक्शन गेम है या सिलेक्शन गेम है. सो ये भी एक ये ना मतलब ये बहुत अच्छी डिबेट और बहुत लंबी डिबेट है, बहुत बार हो चुकी है दुनिया में. तो मेरे को पर्सनली मेरा बिलीव ये है यार कि टेस्ट प्रेप जो सेगमेंट है, जो आप बात कर रहे हो K-12 टेस्ट प्रेप जो सेगमेंट है, दैट इज़ एक्चुअली अ ज़ीरो सम गेम. ठीक है ना. वेयर एज अगर आप हायर एड लेते हो तो टेस्ट प्रेप में क्या है कि यार ये 5,000 10,000 बच्चों को ही IIT जाना है. तो आप चाहे 5 लाख बच्चे फनल में हैं, चाहे 15 लाख बच्चे फनल में, जाना तो वो 5-10 हज़ार बच्चों को ही है. ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आपने 5 लाख बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया तो उससे जो बचे हुए बच्चे IIT नहीं गए उनका जीवन भी बेटर हो गया. दैट वॉन्ट हैपन. वेयर एज अगर आपने हायर एड में चाहे 25,000 बच्चों को ही अच्छे से पढ़ाया, बट यू विल एंड अप अपलिफ्टिंग लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. राइट. सो दैट्स द बिग डिफरेंस फॉर अस. दैट्स वाई वी चोज हायर एजुकेशन. एक और चीज़ है जिसको हम लाइक इवेलुएट करते हैं, एंड पर्सनल लॉट ऑफ टाइम बिटवीन 3-4 ऑफ अस वी टॉक अबाउट इट, इज़ दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग समबडी फॉर लेट्स से टेस्ट प्रेप. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि टेस्ट प्रेप में आप उसको जिस भी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हो, जो प्रिपेयर कर रहे हो, वो उसकी एक करियर स्किल नहीं है. अगर मैं लेट्स से JEE की प्रिपरेशन करा रहा हूँ या मैं UPSC की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो वहाँ मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जनरल एप्टीट्यूड ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ. दिस इज़ नॉट अ करियर स्किल. राइट. तो इतना सारा भारत के यूथ का टाइम वेस्ट हो रहा है उन स्किल्स के लिए जो उसको जीवन में कभी यूज़ नहीं करना. मतलब मुझे जेन्युइनली लगता है कि जितना एफर्ट इंडिया की पब्लिक JEE क्रैक करने पे निकाल रही है, अगर उतना एफर्ट, उससे आधा एफर्ट भी ये लोग कोडिंग पे लगा देंगे ना, तो दे विल बिकम अमेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. राइट. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ कनंड्रम विच यू वर टॉकिंग अबाउट. राइट. एंड आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर उतना कोडिंग पे लगा देंगे तो बेटर बन जाएंगे. पर फिर मेरे को लगता है इस वाले सेगमेंट में इंटेंट का बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको क्विक हैक चाहिए कि यार कोई मेरे को 30-40% हाइक दे दे, सैलरी मिल जाए सही, पर उतना टाइम मैं पढ़ने या उसमें नहीं लगाऊंगा. सो हाउ डज सनस्टोन कम्स इनटू पिक्चर? आप कैसे इंगेज करते हो? व्हाट्स द बिजनेस मॉडल? सो यार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ने व्हेन वी स्टार्टेड ऑल्सो, जब हमने सोचा कि हायर एजुकेशन में कुछ करना है, तो अब ये भी कि हायर एजुकेशन में क्या करोगे. तो हायर एजुकेशन में एक सिंपल तरीका है कि यार बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जो है बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप बच्चे लीजिए और उनको बाहर से अच्छी, चाहे कोडिंग स्किल्स चाहे मैनेजमेंट स्किल्स आप प्रोवाइड करिए, बच्चों की जॉब लग जाएगी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट कि दैट्स अ न्यू कैटेगरी विच यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. ठीक है ना. अब आप सोचिए इंडिया में जो करंट पर कैपिटा इनकम है उसको देखते हुए, दैट स्टूडेंट इज़ बेयरली एबल टू अफोर्ड हिज कॉलेज फी. उसके ऊपर हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू पे मी एडिशनल whatever 50,000 rupees to 1 lakh rupees
फॉर दैट आई कैन इम्पार्ट यू करियर स्किल्स. वो तो ऑलरेडी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए अपनी एजुकेशन में लगा चुका है. एंड इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती है लोगों के पास कि 1 लाख रुपए एडिशनल लगा दें. सो वो जो फिनिशिंग स्कूल वाला जो सेगमेंट है इसलिए वो बहुत छोटा है. सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट इफ दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड, then this problem of employability has to be fixed within the college ecosystem. Right. So that's when we started approaching colleges and we started working with them कि let us work with you so that हम जो बच्चे आपके पास enrolled हैं उनको better employability skill set दे सकें. ठीक है. And then from there we moved on कि why can't we start a fresh sort of program in a college. Right. So let's say if there is a college, I can start a new batch of 60 students. Faculty can come from there. I can provide my own trainers, which are sort of corporate guys, and I can manage the whole program for them. Right. So my tech systems will be mine. The CRM will be mine. The LMS will be mine. The employability systems will be mine. Everything will be revolving around Sunstone ecosystem. Right. So that the student will continue to get from day one till the time he graduates, student will get a one consistent Sunstone experience within the same college also. Got it. I think इसमें the value proposition is very good for the college and institutions. So what are the challenges that you face कि colleges में maybe traditional mindset है या इस चीज़ को embrace नहीं करना चाहते या friction from TPO office? What are kind of challenges? So challenges बहुत सारे आते हैं यार. It is one that because we are offline, we are not online. Right. तो उसके अपने challenges हैं that you have to manage 200 faculties in 15 cities in 25 colleges. The second challenge also comes that कि आप जैसे आपने कहा ना कि यार आप जिन स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हो बिकॉज दे हैव नॉट क्रैक्ड IIT, ठीक है ना, तो वो उस सेगमेंट के बच्चा नहीं है जहाँ पे इंटेंट इज़ वेरी हाई. राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ऑल्सो सॉल्व फॉर इज़ फॉर द इंटेंट ऑफ स्टूडेंट. सो दैट्स अगेन समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर अस कि आप बच्चे के इंटेंट के लिए सॉल्व करो, आप सही ट्रेनर, सही स्पेशलाइजेशन पढ़ाने वाला जो टीचर है वो वहाँ तक पहुँचा पाओ. एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल इज़ दैट कि एजुकेशन हमारी पूरी दुनिया में एजुकेशन इज़ अ ब्लैक बॉक्स. एंड व्हेन आई से ब्लैक बॉक्स व्हाट डज इट मीन इज़ दैट कि जो टीचर है उसने क्लास के अंदर क्या पढ़ाया और उस पढ़ाई से बच्चे के जीवन में क्या हुआ ये कहीं मेजर नहीं होता. ये मेजर होता है सिर्फ आपके मार्क्स से जो आपके सेमेस्टर के एंड में होता है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू ओपन अप दैट ब्लैक बॉक्स. तो हमारी हर क्लास में हर स्टूडेंट का डेटा पॉइंट लिया जाता है. तो उससे पहली बात तो क्लास मेजर्ड है. जब जाएंगे तो हमें पता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या कंटेंट यूज़ किया, कंटेंट यूज़ नहीं किया, कहाँ पे कितना टाइम रुका. प्लस हर क्लास के बाद स्टूडेंट के डेटा पॉइंट आता है हमारे पास कि स्टूडेंट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ ड्रिवन बाय लॉट ऑफ फीडबैक लूप्स. सो एजुकेशन में क्या होता है, देयर आर वेरी मिनिमल फीडबैक लूप्स और देयर इज़ नो फीडबैक लूप. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से कि अगर आप स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हो और आपका खाना टाइम पे नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आप स्विगी जाओगे, हेल्प में अपनी प्रॉब्लम रेज करोगे. दैट प्रॉब्लम इज़ अ डेटा पॉइंट फॉर स्विगी कि यार यहाँ पे इस या तो इस ज्योग्राफी में कुछ फट रहा है या इस तरह के रेस्टोरेंट में प्रोबेबली यहाँ पे खाना डिलीवर नहीं हो पा रहा है, बट दैट्स अ डेटा पॉइंट फॉर स्विगी. इट विल करेक्ट इट्स लूप. राइट. सिमिलर काइंड ऑफ डेटा पॉइंट एग्जिस्ट इन ऑल कंज्यूमर कंपनीज. बट एजुकेशन बीइंग अ कंज्यूमर बिजनेस यहाँ पे वो डेटा पॉइंट नहीं है. क्योंकि आप बच्चों से पूछ ही नहीं रहे हो कि एजुकेशन कैसी चल रही है, क्या हो रहा है एजुकेशन में. और एक तो फीडबैक सिस्टम है विच इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव कि आप स्विगी आपसे नहीं पूछ रहा है कि आपके खाना कैसा था. स्विगी को तो डेटा पॉइंट मिल गया कि खाना टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ. सो दीज आर द टू फीडबैक लूप्स विच वर्क इन एनी कंज्यूमर बिजनेस. वन इज़ अ फीडबैक लूप विच इज़ बेस्ड ऑन डेटा विच इज़ अ फैक्ट, एंड सेकेंड इज़ अ फीडबैक लूप विच इज़ बेस्ड ऑन consumer perception. So we have built these two feedback loop in our education system which work at different frequency level. First is a daily frequency level, second is a mid semester frequency level, and third is a semester frequency level. There are 4 feedback loops we work and there are a lot of data point that we capture. Now because of these two systems we know that किस कॉलेज में क्या चल रहा है, एंड जहाँ पे हमें लगता है किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कुछ ख़राब चल रहा है तो देन वी गो एंड वी sort of fix that. So that is the biggest problem of education which we are trying to solve, is to solve education as a process rather than being dependent only on the in-class teacher who is delivering education. Got it. And you told कि model is predominantly offline क्योंकि आप directly engage करते हैं.
बट डोंट यू थिंक कि अब ऑफलाइन इज द वे फॉरवर्ड फॉर एडटेक, क्योंकि ऑनलाइन का जो बूम आया था, लोगों ने फंड रेज किए, स्टार्टअप शट डाउन, एंड नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग बैक टू ऑफलाइन मॉडल, लोग कोचिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, क्लासेस खोल रहे हैं. तो यार देखो ये ना ये एक वेव होती है, ठीक है. अब 2019 में जब हम लोगों ने शुरू किया था, हम तब से कह रहे हैं सबसे कि एजुकेशन ऑफलाइन ही रहेगा, एजुकेशन कहीं नहीं जा रहा, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हो जाएगा. एंड इट्स नॉट वन. तब हमें एटलीस्ट 5 VC 10 VC ने बोला होगा कि ये जो नेबरहुड कॉलेजेस हैं ये सब बंद हो जाएंगे, कॉलेज ही नहीं बचेंगे, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे. एंड देन कोविड हैपन. तो एवरीबडी बिकेम कि जो 10 साल में होने वाला था वो 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में सारे कॉलेज बंद. और अब से बच्चे वैलिडेट हो गई. हाँ, थीसिस वैलिडेट हो गई कि कोविड ने फास्ट फॉरवर्ड दिखा दिया एजुकेशन का कि क्या होगा. एंड वो कोविड चला गया, सारे बच्चे वापस ऑफलाइन आ गए. राइट. तो अब सब कह रहे हैं कि एजुकेशन ऑफलाइन चलेगी. सो देर आर सर्टेन ट्रेंड्स जो कि जनरेशनल ट्रेंड्स होते हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन 100 साल बाद भी ऑफलाइन चल रही होगी. हो सकता है कि 100 साल बाद जो 5 स्टार टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑफलाइन चलते रहें, विच आर एक्सपीरियंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जो आपकी हाइजीन या जो आपकी बेसिक एजुकेशन वाली जो है कि बेसिक जॉब्स वाली एजुकेशन ऑनलाइन चली जाए. बट इट इज़ नॉट अ ट्रेंड ऑफ 5-10 ईयर्स. राइट. तो 5-10 साल में एजुकेशन कहीं नहीं जाने वाली, ऑफलाइन ही चलेगी. 25 साल 50 साल में क्या होगा ये प्रोबेबली ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. राइट. सो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन स्टार्टअप्स जो फोकस कर रही थी ऑनलाइन पे, बेसिकली व्हाट वेंट रॉन्ग कि मोस्ट ऑफ दीज हैव आइदर शट डाउन देयर शॉप्स या आर लुकिंग आउट फॉर कंसोलिडेशन नाउ? सो आई थिंक ऐसा किसी ने कुछ गलत नहीं किया है. 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी उसमें. पहली प्रॉब्लम ये थी कि आप किसी भी बिजनेस में ना आप कंज्यूमर के अगेंस्ट नहीं जा सकते. जो कंज्यूमर जहाँ जा रहा है, जो कंज्यूमर मार्केट जहाँ बैठा हुआ है, it is immensely difficult, almost impossible for any founder to go against consumer and still build a successful business. Right. तो जो कंज्यूमर प्रेफरेंस थी एजुकेशन में वो ऑफलाइन ही थी. कंज्यूमर प्रेफरेंस कभी भी ऑनलाइन नहीं थी. कंज्यूमर प्रेफरेंस वाज ऑलवेज ऑफलाइन. सो दैट्स द फर्स्ट इनहेरेंट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप एजुकेशन को समझने की कोशिश करोगे तो एजुकेशन में ना, जब हमने एजुकेशन को ऑनलाइन लेके जाने की भी कोशिश करी तो हम लोगों ने एजुकेशन को इनोवेट नहीं किया. हम लोगों ने हाँ, कंटेंट रिमेन द सेम, द वे वी आर टीचिंग दैट रिमेन सेम. अभी क्या हो रहा है कि पहले ऑफलाइन क्लास में एक बंदा आके पढ़ा रहा है, अब यहाँ ऑनलाइन आके एक बंदा पढ़ाने लग गया. सो फंडामेंटली नहीं बदला. मेरा मानना ये है कि अगर इफ एजुकेशन हैज़ टू फंडामेंटली गो ऑनलाइन, देन बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में बदलनी पड़ेंगी हमें. कि एजुकेशन ऑनलाइन हो कैसे सकती है. क्या कंटेंट सेम रहेगा, क्या कोई बंदा डिलीवर भी कर रहा होगा, क्या मे बी इन अ वर्ल्ड ऑफ AI, प्रोबेबली इफ आई हैव अ AI असिस्टेंट who is like my mentor, who is like my facilitator, who can continuously keep build with me, if that kind of a thing happen, हो सकता है एजुकेशन ऑनलाइन. सो ऑनलाइन अगर एजुकेशन मूव होगा तो वो तभी होगा जब ऑफलाइन से 10x बेटर प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में दे पाओगे. अदरवाइज इट वोंट मेक सेंस. एंड देयर आर गैप्स आल्सो, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है, आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब हम लोगों की तो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग थीसिस है. सी देयर आर 2-3 मेजर थिंग्स. वन इज़ दैट कि आप इंडिया में एटलीस्ट एंड ग्लोबली भी एजुकेशन इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस एज अ फ्रॉम अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव. अगर मुझे किसी क्लास में ऑफलाइन जाके पढ़ना है तो इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. राइट. ठीक है, तो मैं ऑनलाइन क्यों शिफ्ट करूं? पहली बात तो ये है कि जब ऑफलाइन ही अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. आज की डेट में अगर आपको इंडिया में अच्छी एजुकेशन चाहिए, आप 1-1.5 लाख रुपए साल में यू कैन गेट वेरी गुड एजुकेशन. तो मैं ऑफलाइन क्यों ना जाऊँ. ठीक है. सेकेंड इज़ दैट कि एजुकेशन आपकी नीड क्या सर्व कर रही है. ऑफलाइन एजुकेशन आपकी 3 नीड सर्व करती है. फर्स्ट इज़ अ नीड ऑफ क्रेडेंशियलिंग. सेकेंड इज़ अ नीड फॉर योर, जो आपने बोला, नेटवर्किंग, पीयर ग्रुप, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. एंड थर्ड इज़ अ नीड ऑफ जॉब्स. ठीक है. अगर आप, मैं भी बहुत स्पेसिफिक हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अगर आप इसी चीज़ को मूव करोगे ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में क्रेडेंशियलिंग इज़ मच मोर इन्फीरियर देन ऑफलाइन. राइट. क्योंकि जो बंदा ऑफलाइन डिग्री ले रहा है, हमेशा ऑफलाइन डिग्री की वैल्यू ऑनलाइन डिग्री से ज़्यादा रहेगी. क्योंकि ऑफलाइन में आपका जो बैच साइज होगा, कोहोर्ट होगा, वो लिमिटेड होगा. ऑनलाइन में बैच साइज इज़ अनलिमिटेड. राइट. ठीक है. तो इसलिए ऑफलाइन क्रेडेंशियलिंग की वैल्यू हमेशा ज़्यादा है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि जो आप अपना सोशल लाइफ है आपकी, आपकी, मेरी, हम सबकी सोशल लाइफ
revolves around the kind of college that I went, the kind of school that I went. मेरे जो सबसे dear friends बने हैं, मेरा जो network है that I can today tap into has come from my college. Right? So वो सारी जो चीज़ है आपकी, जितना भी आपकी लाइफ का, और हम सब लोग बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं कि यार कॉलेज में जितना आप क्लास में सीखते हो उससे 10 गुना ज़्यादा आप क्लास के बाहर सीखते हो. तो इफ़ दैट इज़ ट्रू तो आप ऑनलाइन में तो 10% ही सीख रहे हो, क्योंकि बाकी 10 गुना तो हो नहीं रहा. तो एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी चीज़ें आपने लोगों में साथ में करी, फ्रेंड्स ने, आप लड़े, आप साथ में घूमने गए, आपने इवेंट्स लगाए, आपने पार्टिसिपेशन किया, ऑल ऑफ दैट गो मिसिंग इन ऑनलाइन. एंड थर्ड इज़ द पॉइंट ऑफ जॉब्स. So jobs is still easier to recreate in online, but first two are very, very difficult to recreate. Got it. And talking about jobs only, what I have learned from my interaction with the follower base is कि सबका माइंडसेट जॉब फर्स्ट ही होता है. अगर आप अप स्किलिंग के बारे में बात करोगे, कहोगे कि यार 2 घंटे रोज़ पढ़ाई में लगाओ या मेहनत में, वो किसी को नहीं चाहिए होता है. तो ये आउटकम बेस्ड बिजनेस में जिसमें आप हैं, उसमें हाउ डू यू ब्रिंग दिस माइंड शिफ्ट चेंज की मे बी फोकस ऑन अप स्किलिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स तो आई थिंक और भी यंग एज के हैं, तो उनको तो और ही पूरे टाइम पैनिक मोड में ही रहते हैं. बिल्कुल पैनिक मोड में रहते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि जो यूजी और पीजी के बच्चे में थोड़ा सा माइंडसेट में डिफरेंस होता है. जो पीजी का बच्चा है ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड ऑन जॉब्स. जो यूजी का बच्चा है उसके लिए फैकल्टी, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो होता यह है कि आपको, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब अगर आप कोई बच्चा जो एमबीए कर रहा है, एमबीए में जो क्रेडिट के लिए, जो डिग्री के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, दैट्स अराउंड 900 आवर्स. 900 घंटे की पढ़ाई होती है एमबीए कॉलेज में. उस पर आपको उतने क्रेडिट मिल जाते हैं जितने आपको एमबीए मिल जाएगा ना. वो पढ़ाई तो होनी ही है कॉलेज में. इसके ऊपर हम लोग सनस्टोन विल क्रिएट अप्रॉक्सीमेटली 600 आवर्स ऑफ प्रोग्राम, which is around 2/3 of the MBA program will be added on top of whatever you are studying in your MBA, which will be dedicatedly focused on your skills and your employability led initiatives. And there is an exam to it as well. There is an exam to it as well. ठीक है. तो हम लोग भी exactly वैसे ही करते हैं कि जो ये 900 घंटे है, इसमें जैसे आपके मिड टर्म एंड टर्म होंगे, ऐसे ही जो हमारा 600 घंटे का एडिशनल मॉड्यूल्स हैं उसमें भी आपके मिड टर्म एंड टर्म होते हैं. अच्छा. उसके बेसिस पे हम हर बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी कर्व ट्रैक करते हैं कि हर बच्चा एम्प्लॉयबिलिटी लेवल पे कहाँ चल रहा है. सो आई हैव वेरी क्लियर आइडिया कि यार मेरा बच्चा एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स में कहाँ पे है, और मुझे पता है कि यार ये बच्चा 6 लाख रुपए की जॉब पे जा सकता है, ये बच्चा 8 लाख रुपए की जॉब पे जाएगा. ठीक है ना. उसके बेसिस पे वी डू लॉट ऑफ इंटरवेंशंस. लेट्स से इफ देयर 10% स्टूडेंट हु आई नो कि यार इनकी तो जॉब लगने के ही वांदे पड़ने वाले हैं, तो उन पे देन विल हैव अ वेरी डिफरेंट इंटरवेंशन. सो दैट हर एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी भी अलग है. राइट. ठीक है ना. कोई स्टूडेंट होगा जो रियली हु वांट्स टू पंच अबव हिज वेट, बोलेगा यार मेरे को तो 15 लाख की जॉब चाहिए. कोई बच्चा होगा यार मेरे को तो 4 लाख की जॉब लग जाए, मेरा ठीक है, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी लाइफ में. तो आपको अभी क्या होता है, जो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो सब बच्चों को एक ही डंडे से हाँकेगी. हमारे यहाँ इट इज़ कस्टमाइज्ड. ठीक है ना. अगर बच्चा है कि 15 लाख की जॉब है तो 15 लाख के जॉब ट्रैक में जा तू, यू मतलब देन यू वर्क योर एसेस ऑफ. राइट. अगर जो बच्चा 4 लाख रुपए की जॉब के चाहिए, उतनी ही एस्पिरेशन है, देन भी तू लाइट ले. राइट. तो दैट इज़ हाउ यू क्रिएट डिफरेंट कोहोर्ट ऑफ स्टूडेंट who can then work along their aspirations. Got it. I think कॉलेज को भी शॉकर नहीं लगता होगा कि फाइनल प्लेसमेंट हमारे नंबर्स दिखेंगे कैसे, क्योंकि पहले ही आपके पास ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं कि बैच कैसा परफॉर्म करेगा. एंड इफ वी बेंचमार्क द स्टूडेंट्स दैट यू क्लोजली वर्क विद से लाइक्स ऑफ IIM या मे बी IIT स्टूडेंट, तो क्या कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स डिफरेंट दिखते हैं आपको कि इनके साथ क्या चीज़ें डिफरेंटली करनी पड़ती हैं आपको टू ब्रिंग देम एट पार विद देयर पीयर ग्रुप इन दीस? सो यार एक चीज़ जो काफ़ी हम लोगों को काम करना पड़ता है, बिकॉज सी दीज आर स्टूडेंट्स जो IIT IIM नहीं निकाले हैं, काफ़ी क्लियरली नहीं निकाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ दैट कि एक तो इन लोगों को वो माइंडसेट में लेके आना कि यार यू कैन ऑल्सो अचीव समथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. ठीक है. सेकेंडली हम लोगों को एक जो हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं विच इज़ अराउंड द सॉफ्ट स्किल साइड ऑफ साइड. अब सॉफ्ट स्किल्स में आपका कॉम भी है, आपका एप्टीट्यूड भी है, प्लस जो टेक्निकल बच्चा है मेरा, जो BTech और BCA वाला बच्चा है, उस पे वी गो वेरी वेरी मैसिवली हार्ड ऑन प्रोग्रामिंग स्किल्स. बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू आर अ टेक स्टूडेंट एंड यू नो कोई भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग करने आता है आपको, तो आप कोई ना कोई लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अपने लिए. सो दिस इज़ हाउ वी अप्रोच बेसिकली बोथ मैनेजमेंट एंड टेक स्टूडेंट्स. गॉट इट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द
आर ड्यूरेशन फॉर बीटेक, जैसे आपने बताया कि 900 में 600 MBA में करते हैं, तो बीटेक वालों के लिए कितना एग्जॉस्टिव सो बीटेक के लिए जो होता है, बीटेक बिकॉज इट्स अ 4-year प्रोग्राम, तो बीटेक में क्रेडिट कोर्सेज आर ऑल्सो स्लाइटली लॉन्गर। तो हम लोगों का जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो यही है कि जितना पढ़ाई क्रेडिट में हो रहा है उसका 2/3 मुझे ओवर एंड अबव ऐड करना है। राइट। सो दैट्स एसेंशियली व्हाट इट इज। सो बीटेक में लगभग हम 800 से 900 घंटा ओवर एंड अबव ऐड करते हैं। बीटेक इज अराउंड 13 to 1400 आवर प्रोग्राम, सो वी ऐड 800 to 900 आवर ऑन टॉप ऑफ इट, जिसमें से कि 60-70% इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। गॉट इट। अगर मैं बात करूं कि यू एज अ प्राइवेट प्लेयर आर ट्राइंग टू मेक अ डेंट, आप यहाँ पे इतने ज़्यादा अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, इज समथिंग गवर्नमेंट ऑल्सो डूइंग इन दिस पर्टिकुलर? यार गवर्नमेंट अब काफ़ी काम कर रही है। इनफैक्ट whenever we meet let's say skills ministry, NSDC, whenever you meet education minister, I think government is also very very clear that future of education has to come from skills and employability. Right. Because ultimately for government also employment is the biggest thing. It's the key metric. So उनको ही पता है कि यार बच्चा अगर एजुकेशन में है लेकिन अगर बच्चे की जॉब नहीं लग रही है तो समथिंग इज नॉट राइट. So even it's not only the skills ministry or NSDC, in fact the entire education system as far as higher education is concerned is gearing towards making student employable, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप इंजीनियर ही बनो, बट चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ फोकस ऑन पुशिंग एम्प्लॉयबिलिटी लेड स्किल्स. गॉट इट. एंड हाउ डू यू लुक एट प्लेसमेंट? आप कैसे उसमें हेल्प करते हो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन? सो यार हम लोग जिस भी कॉलेज में हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसमेंट्स, बिकॉज हम लोगों का थीसिस इज़ वेरी क्लियर. अगर एजुकेशन मेरी है, अगर एम्प्लॉयबिलिटी मेरी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है. तो बच्चा मेरा है वो. If that student is mine, then उसकी placement की complete responsibility is also mine. Got it. So within, जैसे typical आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके बैच डेज होते हैं, ऐसे होते हैं, तो similar kind of processes you also know? सब कुछ चलता है हमारे यहाँ यार. We have one of the, man, this is probably the biggest differentiation point also that we have one of the largest and the most massively running placement education in the country. Nice. So हम लोगों ने पिछले साल, मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल हमारा कुछ 1200-1300 बच्चों का बैच ग्रेजुएट हुआ था. And you won't believe how many job opportunities we got for those students. We had more than 1200 job opportunities for 1300-1400 students. So that is close to 100% placement. Our placement was much more than 100%. These were the job opportunities. Oh, nice. So हम लोगों के यहाँ ये 1300 बच्चों में से there were more than 280 students who had their double job offers, and there were more than 100 students who had more than 4 job offers. हम लोगों की जो प्लेसमेंट पॉलिसी है, दैट्स बेस्ट इन द कंट्री, इवन अनपैरेलल टू एनी ऑफ द टॉप MBA और BTech कॉलेजेस. हर BTech और MBA कॉलेज में होगा, अगर आपको जॉब लग गई है तो आप दूसरी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. कोई दिक्कत ही नहीं. आपकी 4 लाख रुपए की जॉब लगी है, आप 5 लाख की जॉब में अप्लाई करो. 5 लाख की लगी है, आप 8 लाख की जॉब में अप्लाई करो. एंड यू कैन हैव लाइक 15 ड्रीम ऑफर्स. तो आप 15 बार, अगर आपकी जॉब लग चुकी है उसके बावजूद भी आप अपनी टॉप की 15 ड्रीम अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो. सो हम लोगों को ना व्हेन वी स्टार्टेड ऑल्सो ये चीज़ काफ़ी क्रिटिकल लगी थी कि यार देखो, एजुकेशन ना 2 हाथ से बजती है ताली. राइट. एजुकेशन में बच्चे का इनपुट भी ज़रूरी है और जो इंस्टीट्यूशन है उसका इनपुट भी ज़रूरी है. तो मेरा इनपुट भी ज़रूरी है और बच्चे का इनपुट भी ज़रूरी है. बट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी लाने में बच्चे का कोई इनपुट नहीं है. राइट. तो वहाँ पे ऐसा काम करो कि बच्चा कभी कंप्लेंट ना कर पाए कि यार मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं एनफ मिली. राइट. तो एजुकेशन में तो चलो दोनों की भागीदारी है. बच्चा ही बोल सकता है आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, हम भी बोल सकते हैं यार तुमने एफर्ट नहीं मारा. बट जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी लाओ कि यार हर बच्चे को लगे कि यार अगर मेरे में क्षमता थी तो मेरा प्लेसमेंट हो सकता था. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टेटमेंट ऑल्सो दैट यू आर पुटिंग अक्रॉस कि यार मेरे को उनके लिए सॉल्व करना है, तुम्हें जितनी अपॉर्चुनिटी चाहिए मैं दूंगा. एब्सोल्युटली. सो वेयर डज दिस कन्विक्शन कम्स फ्रॉम? क्योंकि अगर मैं और किसी से बात करूं तो कॉलेजेस जो इनको खुद इतने दिन से ग्रूम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका होता है कि एक लो साइड हट जाओ. तो ये कहाँ से आया? तो यार ये ना ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो इसमें हमें रियलाइज़ हुआ है, अब हम 6 साल हो गए हमें भी चलाते हुए, कि इट इज़ ऑल अबाउट कन्विक्शन. राइट. इफ़ यू हैव कन्विक्शन दैट आई विल ओवर इन्वेस्ट इन प्लेसमेंट, ठीक है ना, मैं कोई कॉलेज तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आई कैन ओवर इन्वेस्ट इन प्लेसमेंट. मैं 2 लोगों की जगह 4 लोगों की टीम रखूंगा, 4 की जगह 10 की रखूंगा, 10 की जगह 20 लोगों की टीम रखूंगा. राइट. इतना ही करना है ना. तो वाई नॉट ओवर इन्वेस्ट इन एजुकेशन? ठीक है ना. जितना आपका बजट एलोकेटेड है आप उससे 1.5 गुना इन्वेस्ट कर दो एजुकेशन में, प्लेसमेंट्स में, तो आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो आएंगी ही आएंगी.
Right. ठीक है, देन इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी प्लेसमेंट पॉलिसी कैसा बनाना चाहते हो कि मैं एक बच्चे पे एक जॉब रखूंगा, मैं एक जॉब पे बच्चे पे मल्टीपल जॉब रख सकता हूँ। राइट, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो आता है दैट यू डोंट वांट टू बी कि आप अपने कॉर्पोरेट के साथ भी गलत नहीं करना चाहते जो आपके कैंपस में आके हायरिंग कर रहा है। राइट, तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव वेरी क्लियर पॉलिसी कि अगर जिस बच्चे की भी जिस बैंड में जॉब लगी, सो हमने बैंड डिफाइन किए हुए हैं कि आपके 4 से 6 की जॉब लगी है, 6 से 8 या 8 से 8 एंड अबव, तो जिस बैंड में जॉब लगी है अगर उससे ऊपर वाले बैंड की जॉब आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देन यू कैन ऑल्सो टेल टू द कॉर्पोरेट कि सर आपने इस बच्चे को लेट्स से 5 लाख रुपए वर्थ माना था, बट देयर इज अनदर कंपनी दैट केम एंड उस कंपनी को ये बच्चा 8 लाख वर्थ का लगता है, सो ईदर यू मैच or the student will join 8 lakh. मतलब then you have to be fair to both the parties. Right. See, मेरे लिए दोनों मेरे client हैं. Student is also my client, corporate is also my client. Right. So you have to create a fair deal for both. Right. And if we talk about scaling, कि ये मॉडल where you find challenges कि अभी next scale करने में कहाँ दिक्कत आ सकती है? One you told basically offline. हाँ, ऑफलाइन है, बट ऑफलाइन तो अब नाउ इट्स पार्ट ऑफ DNA. So luckily that is something that Muscle we memory build हो गया. हाँ, that is something that we understand कि यार ऑफलाइन में कैसे स्केल करना है. दूसरा ना यार इसमें देखो मुझे जो पर्सनली नाउ आफ्टर रनिंग 2 कंपनीज मुझे लगता है कि स्केलिंग में चैलेंजेस जनरली तब आते हैं जब आप बहुत तेज़ भागना चाहते हो तो उससे आपको खुद को बदहज़मी हो जाती है. हाँ. ठीक है ना, तो वो नहीं करना है. I heard somewhere कि startups don't die because of funds, they die because of indigestion. तो अगर आपका बिजनेस मॉडल रोबस्ट है, अगर आप फंडामेंटली कंट्रीब्यूशन लेवल पे पैसा बना रहे हो तो आप एबिटा लेवल भी बना ही लोगे. ठीक है ना, तो एज फार एज दैट इज़ ट्रू तो थिंग्स विल हैपन. तो नाउ इट इज़ अप टू अस कि यार मुझे कितना एग्रेसिवली स्केल करना है. मैं अभी 15 शहरों में हूँ, मैं अभी 25 कैंपसेस में हूँ, मैं अभी 12,000 बच्चे पढ़ा रहा हूँ. अगर मैं रैंडमली सोचने लगूँ कि यार इंटरनेट की दुनिया में तो आप कुछ भी सोचते हो ना कि अगले साल 12,000 के मैं 1 लाख बच्चे कर दूंगा. तो एज लॉन्ग एज आप यू आर नॉट थिंकिंग दैट यू विल बी ओके. अगर आप बोलोगे इस बार 12,000 है, अगले साल एग्रेसिव ग्रोथ करूंगा 18,000 कर दूंगा, यू विल बी फाइन. सस्टेनेबल ग्रोथ है, 50, 60, 70% ग्रोथ इज सस्टेनेबल. आप बोलोगे अगले साल 500% ग्रोथ करनी है तो उतने बच्चों की प्लेसमेंट कैसे लगवाओगे? उतने बच्चों पे जो आपकी एजुकेशन प्रोसेसेस हैं वो सब कैसे इंश्योर करोगे कि यार वो सब, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है. राइट. तो कैसे इंश्योर करोगे कि सब उतने ही रिगर के साथ चल रहा है? फिर अगर आपने मैसिवली स्केल कर दिया तो फिर 2 साल लगेंगे आपको उस स्केल को पचाने में. हाँ, फिर हायरिंग उस हिसाब से है. तो बेटर वही है कि आप एक 50, 60, 70% ग्रोथ वट एवर, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी एग्रेसिव ग्रोथ बाय द वे. राइट. सो उस ग्रोथ रेट पे जितना आप धीरे धीरे करके बढ़ाइए बिजनेस, देयर इज नो स्टॉपिंग. एजुकेशन इज अ वेरी लार्ज मार्केट इन इंडिया, वेरी लार्ज मार्केट, एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट देयर इज नो डर्थ ऑफ स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू कम एंड सॉर्ट ऑफ एनरोल विद यू. गॉट इट. आई थिंक एजुकेशन के बारे में आपने बात की, तो हायर एजुकेशन में व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स अगर ऑडियंस को हम समझाना चाहें? वन इज योर मॉडल, आर देयर एनी अदर मॉडल्स जो हायर एजुकेशन में भी ऑपरेट कर रहे हैं? सो बहुत सारे मॉडल हैं यार हायर एजुकेशन में. बहुत सारे मॉडल हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन है. ठीक है, जैसे हमने बात करी कि एक टेस्ट प्रेप मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे कि आप चाहे जेई, नीट, इन सब की गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप की तैयारी करा रहे हो ऑनलाइन. फिर टेस्ट प्रेप में ही एक ऑफलाइन मॉडल है जहाँ पे कि आप ऑफलाइन करा रहे हो इन सब की तैयारी. आकाश टाइप, अब तो एवरीबडी इज नाउ गोइंग ऑफलाइन, राइट. देन आपके कुछ मॉडल हैं विच आर प्योर प्ले अपस्किलिंग मॉडल, जो कि आपके कॉलेज में नहीं है बट इंटरनेट पे आपको अपस्किलिंग कर रहे हैं. अपग्रेड सिंपली लर्न टाइप. हाँ, अपग्रेड सिंपली लर्न आर एक्चुअली वेरी लार्ज कंपनी एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर नॉट ओनली डूइंग वन थिंग. सो जैसे अपग्रेड ऑनलाइन डिग्रीज भी करता है, सिंपली लर्न इज ऑल्सो डूइंग ऑनलाइन डिग्री. सो ऑनलाइन डिग्री एक अनदर बीस्ट है अपने आप में कि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है कंट्री की जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कहती है कि यार मेरे को अब मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता बट मुझे अपने आप को अपस्किल करना है. तो उसके लिए फिर डिफरेंट बिजनेसेस हैं. वन इज अ डिफरेंट ऑफ डिग्रीज, सेकंड इज अ बिजनेस की जहाँ पे आप डिग्री मत करो आप, लेकिन ये अपस्किलिंग का सर्टिफिकेशन कर लो. एंड ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरीली ऑनलाइन. तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी ना बहुत ही ब्यूटीफुली सेगमेंट डिफाइंड है. अगर आप देखोगे कि जो आप अपस्किलिंग कर रहे हो वर्किंग क्लास के लिए, वहाँ पे ऑनलाइन इज़ अ सुपीरियर मॉडल. क्योंकि वो जो बंदा काम कर रहा है वो तो सुबह 9 बजे से लेके बेचारा रात को 8-9 बजे तक लगा है ऑफिस में. तो उसके पास उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो ऑफलाइन पढ़ पाए. वो ऑनलाइन तो फिर भी पढ़ सकता है, वीकेंड पे ऑनलाइन क्लास लगा लेगा, वीकडे में रात को ऑनलाइन क्लास लगा लेगा. तो इसीलिए ऑनलाइन इज़ अ सुपीरियर मॉडल फॉर वर्किंग पॉपुलेशन. ऑफलाइन इज़ अ मच मोर सुपीरियर मॉडल फॉर द स्टूडेंट बेस. सो इसी तरह के मतलब देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स इन हायर एड ऑल्सो. बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं
जो कि कॉलेजेस को या कॉरपोरेट्स को बेचती हैं प्रोडक्ट, जैसे कि कॉलेजेस को आप CRM बेच सकते हो, कॉलेजेस को आप LMS बेच सकते हो, ERPs बेच सकते हो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी साइट पे. सिमिलरली आप कॉर्पोरेट साइड पे बेच सकते हो. आप कॉर्पोरेट साइड पे देयर लॉट ऑफ कंपनीज, इनफैक्ट अपग्रेड एज वन ऑफ द कंपनी विच इज़ अ एंटरप्राइज ट्रेनिंग कंपनी. राइट. तो वो उनका काम ये है कि वो कॉर्पोरेट में जाके उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं. नाउ दैट अगेन विल हैव बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्ले. सो कॉर्पोरेट में बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्ले वर्क्स, क्योंकि कॉर्पोरेट में उनके पास जो उनका कंज्यूमर है विच इज़ देयर एम्प्लॉयज़, दे आर सिटिंग इन अ फिजिकल लोकेशन. राइट. सो उनकी ट्रेनिंग वो ऑफलाइन भी करा सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स विच एग्जिस्ट इन हायर एड. गॉट इट. आपने बताया एडटेक को बहुत ब्यूटीफुली आपने सिंप्लीफाई कर दिया, बट अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट देखो दैट इज अराउंड कि एडटेक में फंड नहीं फ्लो कर रहे हैं, फंडिंग नहीं आ रही, पर इतने ढेर सारे वर्टिकल हैं. आर ऑल दी वर्टिकल्स फेसिंग द हीट बिकॉज ऑफ दिस, और दे आर ओनली फ्यू वर्टिकल्स जो अभी VCs थोड़ा रिफ्रेन कर रहे हैं? सो यार होता ये है कि फंडिंग, एक तो फंडिंग हमेशा वेव्स में चलती है. फंडिंग कभी ऐसे नहीं चलती. फंडिंग विल ऑलवेज वर्क लाइक दैट. जैसे अभी क्विक कॉमर्स की वेव, जैसे अभी क्विक कॉमर्स की वेव चल रही है, ठीक है. AI की वेव चल रही है, उससे पहले फिनटेक की वेव चल रही थी, उससे पहले एडटेक की वेव चल रही थी. तो वन इज़ दैट इफ़ यू लुक एट VCs, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्पेसेस, कि किस स्पेस में कौन सा नेक्स्ट स्पेस आके मतलब फट जाएगा. तो एजुकेशन एडटेक वाज द स्पेस जो 2020-21 में जहाँ पे मैसिव फंडिंग आई. तो एक तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैव रेज लॉट ऑफ मनी. सो वन इज़ दैट कि अभी बहुत सारे स्टार्टअप को उतना पैसा चाहिए भी नहीं एजुकेशन में, क्योंकि लॉट ऑफ स्टार्टअप हैव रेज मनी, दे आर सिटिंग ऑन कैश. राइट. दैट इज़ नंबर वन. नंबर टू इज़ दैट कि एजुकेशन कैटेगरी कोई एक्सप्लोर नहीं हुई है भारत में. एजुकेशन कैटेगरी तो वही 5-7%, 8% के ग्रोथ रेट पे बढ़ रही है. ठीक है ना. अब 2020-21 में बिकॉज मैसिव फंडिंग हैपेंड, हाँ एनोमली है, उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि 2023 में अब भारत में ज़्यादा बच्चे पढ़ने लग गए. सॉरी. तो बच्चे तो उतने ही पढ़ रहे हैं. तो अब क्या होगा कि नाउ देर विल ऑलवेज बी अ सॉर्ट ऑफ आप उसको डाउन टर्न बोल लो या फिर ऐसे बोलो कि वो फ्लैट लाइन है, कि 2-3 साल एजुकेशन में नाउ इन्वेस्टर विल ऑल्सो लुक कि इतनी मैसिव फंडिंग जो हुई उससे किस तरह के मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं. राइट. सो देयर विल बी सम मॉडल्स विच विल कम or evolve as the winning model of education. Right. Then probably there will be some large checks or some investors which will take bet on those models. Right. I think one model was of Stoa जहाँ पे वो ऑनलाइन अपना रन कर रहे थे, एंड इट बेसिकली शट डाउन. सो इट टाइज बैक टू दी हाइपोथेसिस जो आपकी थी कि स्टूडेंट्स को बेसिकली अभी ऑफलाइन एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आई थिंक ऑनलाइन जो वो देना चाह रहे थे दैट डिडंट वर्क आउट. सो डू यू सी कि ऑनलाइन जो इस तरह के पूरे एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम आ रहे हैं, दे माइट और माइट नॉट डू वेल इन द इंडिया मार्केट? सो यार ये अगेन बहुत मुश्किल है कि डू वेल नॉट डू वेल, बट होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो दीज आर कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम. ठीक है ना. तो जो भी कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम हैं, अब उन कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम का अपना ग्रोथ रेट क्या है एज अ कैटेगरी, और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अगर आप सोचोगे लेट से कि अगर मैं हूँ, अगर मुझे अपने छोटे भाई को एडवाइस करना हो, तो मैं क्या उसको बोलूँगा, भाई एक काम कर, तू ना MBA मत कर, तू स्टोवा चले जा. कैन आर दे रिप्लेसिंग द डिग्रीज? इफ नॉट देन देयर टाइम इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. ठीक है ना. तो मैंने अभी तक, एंड आई बिकॉज आई एम इन हायर एजुकेशन, आई स्पीक विद लॉट ऑफ पीपल, मैंने अभी तक ये नहीं सुना है कि किसी ने अपने बच्चे को या अपने भाई को बोला हो कि भाई एक काम कर, तू कॉलेज की डिग्री मत ले, इसकी जगह तू ये ऑनलाइन प्रोग्राम कर ले. दिस प्लस दिस होता है. दिस विल ऑलवेज बी एन एडिटिव थिंग. तो अगर वो एडिटिव है तो फिर उसका मार्केट टाइम जो है वो काफ़ी लिमिटेड है. क्योंकि देन यू आर नॉट रिप्लेसिंग द कोर स्पेंड. राइट. आई लाइक टू नाउ मूव टू पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स. आपने बताया कि क्राउन8 में जो आपके फाउंडर्स थे, दोज पीपल आर हियर ओनली विद यू इन सनस्टोन. तो ये आपकी जर्नी टू आइडेंटिफाई को फाउंडर, एंड व्हाट वाज योर जर्नी, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यू आर अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इन योर फैमिली हैज़ वर्किंग बैकग्राउंड इन गवर्नमेंट कम ऑर्गेनाइजेशंस यू टोल्ड. तो आपने कैसे ये लीप ऑफ फेथ लिया, और ये फाउंडिंग टीम जो इनिशियली 2-3 लोगों की बनती है, वो किस फ्रेमवर्क या किस बेसिस पे बनी कि हम 2-3 आके चलो इसको स्टार्ट करते हैं? सो यार अगर हम सनस्टोन की बात करें तो सनस्टोन तक आते आते तो जो मेरा को फाउंडर्स हैं यहाँ पे, पीयूष एंड अंकुर. सो पीयूष वाज विद मी इन क्राउन8, एंड बोथ पीयूष एंड अंकुर एंड आई हैव डन MBA टुगेदर. Right. So there is lot of comfort between three of us, and because I have worked together with Piyush in Crown8, and हम दोनों सेम टाइम पे Crown8 से बाहर निकल रहे थे.
सो देन वी स्टार्टेड मीटिंग कि यार ये करना है. एंड लकीली और द गुड थिंग इज़ दैट कि हम लोगों को एजुकेशन में दोनों को ही बहुत इंटरेस्ट था. सो देन वी गोट टुगेदर एंड देयर वाज लॉट ऑफ कंफर्ट बिटवीन अस कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं. And then couple of years later, Ankur joined. Ankur actually started as a visiting faculty to Sunstone. Oh, nice. And the backstory is that one fine day he sort of called me to complain कि यार तुम्हारी टीम ये ठीक से नहीं कर रही है ये क्लास में. और उस टाइम कोविड हो रखा था. तो ही स्पेसिफिकली कॉल्ड मी कि यार बच्चे ना कैमरा ऑन नहीं करते हैं तुम्हारे और तुम्हारी टीम डांटती नहीं है. तो देन वी गॉट टॉकिंग एंड देन आई सेड कि उसने और बहुत सारी बातें कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. देन वी गॉट टॉकिंग. देन आई सेड कि व्हाई डोंट यू कम टू ऑफिस समडे. प्रॉब्लम है तो आओ सॉल्व करो. हाँ. सो देन और उस टाइम पे ही वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ ही जस्ट मूव्ड आउट ऑफ हिज लास्ट असाइनमेंट. ही वाज डूइंग सम कंसल्टिंग असाइनमेंट्स. राइट. So then one thing led to another and he ended up also joining us. So that's how we sort of three of us got together and the journey is where we are today. Got it. And for those watching these videos and planning to start up, how is a founder's life? कितनी hectic रहती है? Is it 24/7 work-life balance रहता है नहीं रहता? सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो देखो होता क्या है कि दो तीन फैक्टर्स हैं. देखो पहला तो ये है कि तुम अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हो. ठीक है ना. वेदर यू आर इन लेट 20s और यू आर इन लेट 30s दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन चेंजेस बेसिस दैट. सेकेंडली कि आपका पहला स्टार्टअप है या आपका दूसरा स्टार्टअप है. ठीक है. दैट इज़ फैक्टर नंबर 2. फैक्टर नंबर 3 इज़ दैट द स्टेज ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो अगर लेट्स से कि जब आप कंपनी शुरू कर रहे हो, जब हमने सनस्टोन शुरू किया था तो देन टाइम डजंट मैटर. ठीक है ना. जब आप कंपनी शुरू कर रहे हो तो शुरू का 1-2 साल तो इट विल बी केओस. It will be a lot of hard work. It will be no personal life, and that's how it will be for the entire founding team, not only for the founders. I think you need a lot of support from your wife as well. Wife as well, and like बहुत मुश्किल होता है ये शुरू के 2 साल करना because जनरली क्या होता है कि घर में भी वही बात हो रही है. अब आपके अगर इफ़ योर को फाउंडर इज़ योर वेरी गुड फ्रेंड तो whenever you are meeting together as families तब भी वही बात हो रही है. तो somewhere also you have to draw the line as well कि बस. ठीक है. दूसरा ये होता है कि लेट्स से आई एम इन लेट 30s, आई विल बी टचिंग 40 नेक्स्ट ईयर. तो अब मेरी एक पर्सनल लाइफ स्टेज भी है. ठीक है ना. आई कैन नॉट वर्क एज हार्ड नाउ और डोंट वॉन्ट टू वर्क एज हार्ड नाउ विच आई कुड और आई यूज टू व्हेन आई वाज इन लेट 20s. तो दैट्स ऑल्सो हैव टू डू विथ कि यार मेरी पर्सनल लाइफ स्टेज क्या है. थर्ड इज़ दैट कि बिकॉज लेट्स से दिस इज़ द सेकेंड कंपनी फॉर मी. तो मैं पहली कंपनी में बहुत सारी गलतियाँ करके आ चुका हूँ. ठीक है ना. तो अब मुझे कुछ पता है कि यार वो 25 घंटे लगा के ये गलती करूंगा, इससे बेटर है कि ना ही करूँ. तो बहुत सारी गलतियां आप करके आ चुके हो. तो सेकंड टाइम स्टार्टअप में ये फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ी कम गलतियां करके सीख जाते हो. गलती तो रैंडमली बहुत होती हैं. ठीक है. बट एफर्ट कम लगता है. थोड़ा सा गट डेवलप हो चुका है, थोड़ा हंच डेवलप हो चुका है चीज़ों को लेकर. तो वो सब मैटर करता है. बट ये सब कुछ पीछे आता है. सबसे पहला है कि आपने अगर स्टार्टअप अभी शुरू किया है तो शुरू के 2 साल तो लगने वाली है. तो उसको डिस्काउंट कर दोगे तो उसके बाद फिर भी लाइफ थोड़ी सी मैनेजेबल है. बट 2 साल इज़ डिफ़िकल्ट. नहीं. और जो इनिशियली सेटबैक्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता था उस टाइम में ड्यूरिंग योर फर्स्ट? डिफ़िकल्ट होता है या देयर इज़ नो कोपिंग मैकेनिज्म एज सच, ऐसा नहीं बोल सकते. और ना ये हर स्टार्टअप में आता है. मतलब यू विल बी वेरी लकी कि अगर आपको नहीं आएगा. मतलब पहले में भी आया, हमें दूसरे में भी आया. Were there any near death moments also for हाँ बहुत सारे होते हैं. मतलब हमारे लिए तो कोविड वाज नियर डेथ मोमेंट बिकॉज हम लोग तो ऑफलाइन थे एंड देन कोविड हैपेंड. उससे पहले ही हमें आधे लोग बोल रहे थे कॉलेज नहीं रहेंगे. उसके बाद तो एवरीबडी डिस्काउंटेड कि अरे तुम तो यू आर पास्ट. ये तो मतलब हम लोगों का. एंड आई टेल यू बहुत फनी था. कोविड का पहला लॉकडाउन हैपेंड ऑन 11th March 2020, क्लोजर टू दैट डेट. हम लोग वी वर रेजिंग फंड फॉर आवर सीरीज एट दैट पॉइंट इन टाइम. हम लोग अपनी लास्ट फ्लाइट लेके आए थे 28 फरवरी को बैंगलोर से. एंड वी गॉट ओके डिसेंटली गुड रिस्पॉन्स कि 3-4 काफ़ी सीरियस स्टेज कन्वर्सेशंस हैं. 2 IC शेड्यूल्ड हैं इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. वो दोनों IC हुई एंड उसके बाद सडनली सब गायब हो गए. टर्म शीट और सब गायब. टर्म शीट तो आई नहीं. मतलब टर्म शीट आके जाती तो और ज़्यादा दर्द होता. तो टर्म शीट तो आई नहीं. तो उसके बाद बहुत ही लकी भी थे हम कि उसी जब हम 28 फरवरी वाले वीकेंड में जब बैंगलोर गए थे तो दैट पॉइंट इन टाइम इन सम इवेंट वी मेट आवर सीरीज ए इन्वेस्टर सामा जिन्होंने सीरीज डाला था. सो वी मेट KB ड्यूरिंग दैट
एंड देन दे बिकॉज वो हमसे पहली बार मिले थे तब, बट मेरे पास 2 एडवांस कन्वर्सेशन थी आईसी थी, तो हमने मेंटली नहीं सोचा था कि शायद होगा, बट ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम सॉर्ट ऑफ बैक्ड आउट. तो उसके बाद ये हुआ कि देन सामा कंटिन्यू टू एंगेज. ओके. सामा कंटिन्यू टू एंगेज एंड हम लोग भी मान रहे थे कि यार ये तो अब तो इस टाइम तो कोई भी नहीं कर रहा है, मतलब ये लोग चलो बात कर रहे हैं, बट कोई दिमाग में ना सोचा भी नहीं था कि ये दिस विल मटीरियलाइज इनटू अ टर्म शीट. ठीक है. एंड जो हमारे सीड इन्वेस्टर थे प्राइम, क्योंकि हमारा पैसा तो खत्म होने वाला था, वी हैड लाइक 1 महीने का या 45 दिन का पैसा इन बैंक. तो प्राइम सॉर्ट ऑफ केम फॉरवर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड दे टोल्ड अस कि यार वी विल गिव यू 1 मिलियन, यू कीप बिल्डिंग, वी हैव ट्रस्ट इन यू, कि यार तुम काम अच्छा कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो 1 मिलियन लो, थोड़ा अपना कैश बर्न कम करो. उस टाइम पे हम लोगों ने फिर थोड़ा अपनी स्टूडेंट फ़ी का फॉर्मेट चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज किया, एंड देन सो हमारे पास था कि 6-8 महीने तो हम मैनेज कर लेंगे. एंड देन Sama continued, and eventually in June first week they gave us the term sheet, which was least expected at that point in time. We were just coming out of first lockdown. And similarly जो हमारा सीरीज सीड स्टेज हुआ था वो भी exactly ऐसे ही हुआ था. हम लोगों ने एंजल रेस किया था 2 करोड़ रुपए का 2019 में, and we had cash till end of August. And हम लोग सब VC से मिल गए, सब ने वही कि कॉलेज नहीं रहेंगे. And जून 3rd वीक में वी मेट प्राइम. तो तब तक हमारी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी. सो उस टाइम पे फिर हमने लेट्स वेंचर पे एक राउंड खोल दिया कि चलो यार कुछ नहीं तो 2-2.5 करोड़ रुपए लेट्स वेंचर पे घिस के रेस करते हैं. एंड देन प्राइम बट रियली मूव वेरी फास्ट. सो वी मेट ऑन 13 June 2019. दे गेव अस टर्म शीट ऑन 3rd July 2019. सो 20 days दे मूव वेरी फास्ट एंड वी हैड लाइक टर्म शीट ऑफ 10 करोड़ रुपए डाले थे उस टाइम उन्होंने, तो वी हैड टर्म शीट ऑफ 10 करोड़. सो दैट्स अगेन, सो इनिशियल ना ये होता ही है, मतलब कुछ भी कर रहे हो इनिशियली दोज काइंड ऑफ मोमेंट्स विल हैपन जहाँ पे आप बोलोगे अच्छा यार पैसे खत्म हो रहे हैं, 30 दिन का रनवे है, अब क्या करूँ. देन यू विल रीच आउट टू द पीपल हु हैव फंडेड यू पहले, या फिर आप अपना कुछ नेटवर्क में डिप इन करोगे, बट दोज मोमेंट्स हैपन. एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जनरली फाउंडर्स हैव विद VCs? वो आपको कंटिन्यूसली फॉलो अप करते हैं, नच करते हैं, या दे गिव यू फ्रीडम टू ऑपरेट? वो कैसे रहता है वो पूरा इक्वेशन? अलग अलग तरह के VCs होते हैं यार. जनरली मैंने अभी तक आई हैव वर्कड विद 4 अर्ली स्टेज VCs and 1 लेट स्टेज मोर PE काइंड ऑफ अ प्लेयर. तो luckily in my case all the 4 VCs have given us lot of freedom and independence to execute. They always come and tell you कि यार हमें ऐसा लगता है ये होना चाहिए, बट इन आर केस नोबडी हैज़ एवर पुश्ड अस टू डू व्हाट दे फील. इट इज़ अप टू अस कि हमें क्या करना है. एंड कैटेगरी क्रिएटर ऑल्सो. हाँ, मतलब क्राउनेड में भी जैसे हम लोग थे, तो क्राउनेड में भी एक्सेल एंड हीलियन थे. दे नेवर पुश्ड अस कि नहीं यही करो. दे विल टेल अस कि यार ये हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, बट अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस. एंड एज फाउंडर ऑल्सो मुझे लगता है कि 10 में से शायद आप 3 बार सुन लेते हो, 7 बार शायद आप अपनी मन की कर रहे होते हो. बिकॉज आपको ना कहीं कहीं ये भी रहता है कि यार मैं करके देखता हूँ, हो सकता है कुछ बड़ा निकल आए. बिकॉज जब तक आप करोगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा. तब तक वो भी जो चाहे वो VC है, चाहे वो PE है, चाहे वो कोई दूसरा फाउंडर है, आपका मेंटर है, हम जो भी आपको एडवाइस कर रहा है, बेसिकली दे आर एडवाइजर्स, ठीक है ना, जो भी आपको एडवाइस कर रहा है वो भी उतनी ही विजिबिलिटी के साथ एडवाइस कर रहा है या आपसे थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ एडवाइस कर रहा है. क्योंकि तो आप तो डे इन डे आउट कर रहे हो, आप डे इन डे आउट कर रहे हो, लेकिन आपको भी नहीं पता जब तक आपने करा नहीं है. तो आप भी अल्टीमेटली सोच रहे हो, वो भी सोच रहा है. काम करके ना 10 चीजें समझ में आती हैं. तो मुझे हमेशा लगता है कि यार डोंट ओवर इन्वेस्ट इन एनी एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, ऐसे सारे एग्स लेके एक बास्केट में मत डाल दो, बट ट्राई करके देख लो. ट्राई करने में ना बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आती हैं जो आपको बाहर से नहीं दिखेंगी. और आप फिर सोचोगे कि यार ये तो मैं सोच रहा था, ये तो कहीं तक दूर दूर तक नहीं था. अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई, हो सकता है बिल्कुल ही अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई, बट जो मैंने सोचा था वो तो था ही नहीं. राइट. ठीक है ना. और कई बार बहुत अलग सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती हैं. सो आई थिंक इसमें मेंटरशिप का काफ़ी रोल प्ले होता होगा. हु इज़ योर मेंटर या गो टू पर्सन फॉर? सो यार बहुत सारे मेंटर्स हैं, मतलब इट्स नॉट वन स्पेसिफिक पर्सन. मतलब पहले तो मेंटर मैं बोलूँगा मेरे दोनों को फाउंडर्स इज़ माई मेंटर, मतलब बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द पीपल जिनके साथ आप लड़ते भी हो, जिनके साथ आप आधी बार आप उनकी बेइज्जती भी कर देते हो, और बहुत बारी बार द इक्वेशन इज रिवर्स ऑल्सो, राइट, कि दे विल ऑल्सो डू द सेम फॉर यू. सो सबसे पहला है वो आपको वो जो आपके को फाउंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो दे आर मेंटर्स टू यू, बिकॉज आप एक दूसरे के साथ
काम करना, ग्रो करना सीख रहे हो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो. बिकॉज आपको पता है लेट्स से कि अगर कल को मुझे पीयूष अंकुर बिजनेस के ऊपर आके कुछ एडवाइस देते हैं तो मुझे पता है कि यार ये जो एडवाइस आ रही है ये ग्राउंड से एडवाइस आ रही है. दे हैव देयर ईयर्स ऑन ग्राउंड. सो यू एंड अप अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हाउ टू रिस्पेक्ट दोज गाइज. एंड देन आपकी जर्नी में आपको ना बहुत लोग मिलते हैं. चाहे वो नोलैरिटी के फाउंडर्स थे, चाहे क्राउनिट में मेरे को फाउंडर थे, चाहे मेरे अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे या अब इन्वेस्टर्स जो हैं, ऑल ऑफ देम आर समथिंग. तो मुझे लगता है पर्सनली जो मैं करता हूँ इज़ दैट यू गेट लाइक आपको बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में मिलते हैं. यू चूज़ कि आपको किस इंसान के साथ कंटिन्यूसली इंगेज रखना है. राइट. ठीक है. तो जैसे हीलियन, जब क्राउनिट में हीलियन ने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर थे आशीष गुप्ता. सो ऑल दो हीलियन सनस्टोन में नहीं है बट वी ट्राई एंड कीप इन टच विद हिम. राइट. तो सिमिलरली ऐसे जैसे वेस्ट ब्रिज इज नाउ इन्वेस्टर, तो संदीप सिंगल अगेन इज समबडी हु वी रियली रिस्पेक्ट. सिमिलरली प्राइम से अमित, संजय, ऐश से केबी इज देयर. देन देयर इज अनदर पार्टनर हु डजंट वर्क विद अस बट वी रीच आउट टू हिम व्हेनेवर वी नीड हेल्प, क्योंकि हमें पता है कि यार उनकी इनसाइट्स आर वेरी 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 कॉन्साइज शार्प इनसाइट्स मिलती है हमें. हिज नेम इज ऐश लीलानी. सो देयर आर लॉट ऑफ सच पीपल बट इट इज़ अप टू यू कि आपको किसके साथ वो टच बना के रखना है. Got it. I think ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है. मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आई वॉज सीइंग दिस वीडियो बाई गौरव मुंजाल एंड देन दीपिंदर गोयल. एक कहते हैं कि दिल्ली का स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी थ्राइविंग है, एक कहते हैं कि बनाना है तो बैंगलोर ही आओ. हाउ डू यू फाइंड द डिफरेंस दोनों जगह के इकोसिस्टम? यार तो मैंने तो बैंगलोर में नहीं बनाया है. ठीक है. बट और मैं मतलब अभी 15 साल से तो गुड़गांव में हूँ. तो ऑब्वियसली माई हार्ट इज़ हेयर. ठीक है. और लोकेशन मैटर्स क्या इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग? लोकेशन मैटर्स डेफिनेटली मैटर, क्योंकि अगर वहाँ पे इकोसिस्टम नहीं है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिल्ड. राइट. सो लेट्स से कि अगर आप अहमदाबाद या जयपुर में बना रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिल्ड. एक्सेस टू इन्वेस्टर, एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू पीयर ग्रुप, एक्सेस टू सिमिलर माइंडसेट ऑफ फाउंडर्स. तो आपको ना लोग चाहिए होते हैं जब आप बिल्ड करो, तो आपको इकोसिस्टम चाहिए. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है यार कि दिल्ली के लोग आर थोड़ा सा मच मोर आउट देयर. ठीक है. बैंगलोर के लोग थोड़ा सा शांत हैं. ठीक है. अगर आप प्योर प्ले टेक स्टार्टअप बनाना चाहते हो देन बैंगलोर इज़ प्रोबेबली अ बेटर लोकेशन. बट अगर आप बिजनेस धंधा वाला स्टार्टअप बनाना चाहते हो देन प्रोबेबली गुड़गांव इज़ अ मच बेटर लोकेशन. आई थिंक तभी मैक्सिमम आईपीओस भी यहीं से निकलते हैं. मेरे ख्याल से उसका रीज़न डिफरेंट है. उसका रीज़न ये है कि बैंगलोर का इकोसिस्टम इज़ प्रोबेबली 10-12 ईयर्स ओल्ड. राइट. दिल्ली का इकोसिस्टम इज़ प्रोबेबली 20 ईयर्स ओल्ड. तो जो स्टार्टअप्स अभी आईपीओ जा रहे हैं वो 10-12 साल पुराने हैं. बैंगलोर यू विल ऑल्सो सी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स गोइंग आईपीओ फ्रॉम बैंगलोर इन नेक्स्ट 4 to 5 years. Got it. I think this brings me to my last question. What is in store for you for next 3 years? What are the things that you are planning? यार तो हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं आजकल एजुकेशन में स्पेसिफिकली. तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ, जैसे मैं बात करता हूँ ना कि यार वो ब्लैक बॉक्स को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ जर्नी विच प्रोबेबली विल टेक अस कपल ऑफ ईयर्स मोर. एंड एट द सेम टाइम नाउ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम लोगों ने ना, हमें लगता है ऐसा, तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं और हम उसको कैसे अब अगले 3 साल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक बच्चा है. ठीक है. अगर वो सीधा चलते चलते कॉलेज के एक दरवाजे में घुस गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 40% जॉब लगने की. दैट्स द सेगमेंट दैट वी ऑपरेट इन, कि 40% बच्चों की ही जॉब लगती है. ठीक है. इस सेगमेंट में अगर सेम बच्चा बस वो राइट चला जाए, सनस्टोन के दरवाजे में घुस जाए, ठीक है ना, तो 90% बच्चों की जॉब लगती है. और उसमें से भी 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 1 जॉब ऑफर है. ठीक है. और साथ वाले कॉलेज से 30% हायर सैलरी लग रही है. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मैजिक. राइट. कि सेम बच्चा अगर इधर जाता तो 40% बच्चों की जॉब लगती, इधर जाता तो 90% बच्चों की जॉब लग रही है. डबल जॉब ऑफर का भी 30% प्रोबेबिलिटी है और 25-30% हायर जॉब भी है. Right. तो ये दिस इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन दैट वी आर क्रैकिंग. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. जब हमें ना, अब हमें समझ में आता है कि यार दिस इज़ नॉट अ आर्ट, दिस इज़ अ साइंस. आप मुझे बच्चा दे दो, भारत के किसी भी शहर में दे दो, किसी भी कॉलेज का बच्चा दे दो, मैं उसको पकड़ के सेम आउटकम जनरेट कर सकता हूँ. So there is a process to it. There is a process to it, there is a science to it, there is a tech system attached to it. So वो सब हम लोगों ने पिछले 6 साल में
क्रैक अब बनाया है, जहाँ पे अब हमने, वरना हमारे 5 बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ईयर ऑन ईयर हमने प्रूव भी कर दिया है। तो फर्स्ट ईयर में पता था कि हमने काफ़ी कुछ धक्का मार के किया, सेकेंड ईयर में थोड़ा प्रोसेस डाले, थर्ड ईयर में और प्रोसेस डाले, फोर्थ ईयर में टेक सिस्टम डालने शुरू किए। अब हमें समझ में आता है कि यार ये काफ़ी हद तक 80-90% ये चलता है। और नाउ वी वांट टू टेक इट टू द लार्जर मासेस। तो अभी वो 12,000 पे है, तो अगेन जैसे ही सेट किया, अगले 1 साल में 1 लाख नहीं करना, बट क्या 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कैन वी रीच दैट नंबर कि जहाँ पे मैं 1 लाख 1.5 लाख बच्चों को वो सनस्टोन एक्सपीरियंस दे पाऊँ जो मैं अभी 10-12 हज़ार बच्चों को दे रहा हूँ। राइट, सो दैट्स द sort of holy grail, or that's something which is keeping us driven for next 3 years. That is a noble cause that you are trying to solve for, and thank you so much for taking out time. It was really great interacting. Thank you so much. It's a pleasure for me also to speak and discuss with you. I hope you enjoyed the episode. अगर आपको इस तरह का और content देखना है then do subscribe to our channel.